नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जो अपना वैदिक जो सभ्यता थी उसका जो सब टॉपिक था उत्तर वैदिक काल का जो लास्ट टॉपिक है, अपना लास्ट पॉइंट जो है धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसका अपने राष्ट्रीय आंदोलन से क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक स्थिति देखो, अगर सबसे पहले बात करते हैं तो वैदिक काल में काफ़ी देवता थे। इस काल में 3 प्रमुख देवता बन गए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं। महेश रुद्र भी है और चलो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो मुख्य देवता बन गए थे। ये जो थे ये सृष्टिकर्ता थे, सृष्टि की रचना करने वाले थे। ये कौन थे? ब्रह्मा जी, ठीक है। इसके बाद में विष्णु जी जो थे वो थे सहारक, पालनहार, पालने वाले, अपने गार्जन जो होते हैं ना वो। और रुद्र जो थे वो थे संहारक। आज वर्तमान समय में अपना श्रावण मास चल रहा है ना, शिव की पूजा की जाती है और शिव जो होते हैं बड़े भोले देवता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी बहन जो है वो अंबिका थी, पत्नी की बात करते हैं तो उमा, और पार्वती जी जो थे वो विष्णु जी का आप सबको पता ही है ना। ये धार्मिक जीवन में ये एक तो ये परिवर्तन आ गया था। दूसरी बात करते हैं कि ये लोग जो थे वो प्राकृतिक बहुदेववाद थे। बहुदेववाद, एकेश्वर यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। एकाधिदेववाद, जो मैक्स मुलर ने कहा है इसे हेनोथिज्म, कि जिस समय जिस देवता के गुण हो जाते हैं ना उसमें पूरे के पूरे जो गुण हैं वो आरोपित कर देते हैं। जैसे कुआं खोदते हैं तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पूरे के पूरे जो गुण हैं वो उसमें समाहित कर देते हैं। वो हो गया आपका हेनोथिज्म। कहने वाले थे मैक्स मुलर। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था। इसके अलावा इसमें हमें छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए हैं। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें धर्म के 3 स्कंद बताए हैं। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए हैं। नंबर 1 है आपका यज्ञ। यज्ञ बहुत जरूरी है ना। नंबर 2 है आपका अध्ययन, ठीक है। और नंबर 3 है आपका दान। दान करने से हर चीज़ बढ़ती है, अध्ययन और आपका यज्ञ करने से अपना जो वर्तमान समय से जोड़े तो अपना जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सीधा का सीधा पूछ लेते हैं। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसमें कहा गया है? मुंडको उपनिषद में या मुंडक उपनिषद में। अथर्ववेद में जो
इसके अलावा अथर्ववेद जो है अपना, जिसमें टिड्डी के बारे में मैंने बताया था, अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त है वो वैदिक साहित्य का वैदिक समय का राष्ट्रीय गीत था। भाई गीत बन जाता है, अगर राष्ट्रीय गीत पूछ ले बाई चांस तो अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त है वो राष्ट्रीय गीत है। और एक कथा आती है सुनसेप की, सीधा का सीधा पूछते हैं कि सुनसेप की कथा किस में है, तो सुनसेप की कथा जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में है। इसके अलावा तत्त्वम असि, तत्त्वम असि ये शब्द जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। और इसी छांदोग्य उपनिषद में है अपना इतिहास जो है, इतिहास विषय जो है, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी नेट 2019 जो हुई थी उसका ये क्वेश्चन था कि पंचम वेद किस में कहा गया है, इतिहास को पंचम वेद किस में कहा गया है। और इस समय एक शब्द था अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। कोई व्यक्ति कहता ना कि मैं हूँ जो मैं ही हूँ, है ना, तो अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है इसका आविर्भाव हो जाता है। और अथर्ववेद में एक चीज और मिलती है, अरुंधति, अरुंधति जो एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी, रोगनाशक जड़ी बूटी थी। ठीक है। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद में एक शब्द और मिलता है हमें, तैत्तिरीय उपनिषद में एक शब्द और मिलता है, अधिक अन्न उपजाऊ। यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी अब अन्न उपजाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और व्यक्ति जो है वो युद्ध भी नहीं करेगा, है ना। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है हमें, सीधा के सीधी लाइनें याद रखनी है आपको कि किस में क्या है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ, मुंडक उपनिषद में है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और अथर्ववेद में एक लाइन और मिलती है कि युद्ध शब्द का पर्याय जो है या युद्ध शब्द का जो उल्लेख है ना वो व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। देखो व्यक्ति बुरा कभी नहीं होता है, सभी व्यक्ति मानसिक रूप से बुरे हो सकते हैं, व्यक्ति सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, मस्तिष्क से होती है। ये बात भी है आपके अथर्ववेद में कि युद्ध का आरंभ जो है व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। इसके अलावा सुनसेप की कथा हो गई, पृथ्वी सूक्त हो गई, मुंडक उपनिषद हो गया था, है ना। और इसमें ब्राह्मणों को जो है वो अदयी कहा जाता था। ये लाइन आप लिख लीजिएगा कि ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था, ब्राह्मणों को तो अदयी कहा जाता था। और मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मणों को, केवल ब्राह्मणों की बात आती है तो केवल अदयी कहा जाता था। शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। शूद्र जो थे उनको उपनयन का अधिकार नहीं था, द्विज से ये बाहर थे। और इसके अलावा न यज्ञ का अधिकार था शूद्रों को। एक सेकंड बेटा, शूद्रों को ना यज्ञ का अधिकार था और ना ही उपनयन का अधिकार था। ये तीनों वर्गों की सेवाएं करती थी, ना तो यज्ञ का था और ना उपनयन का अधिकार नहीं था। किनको? शूद्रों को। शूद्रों को ना यज्ञ का अधिकार था, ना आपका उपनयन का अधिकार था। इसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। इस काल में हमें 4 जो पुरुषार्थ है उनका उल्लेख मिलता है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। मैं कई बार एक चीज़ सोचता हूँ कि इनका तरीका सही है या ये तरीका सही है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर धर्म पहले आएगा तो व्यक्ति, धर्म पहले होता है, धन होता है। अगर धन है तो धन से हम कर्म कर धर्म कर सकेंगे। अगर धन अपने पास है फिर हम कर्म कर सकेंगे और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बार एक शब्द और आता है, साम, दाम, दंड, भेद। इस पर भी मैं कई बार विचार करता हूँ कि चलो साम का तो था समझौता, दाम का तो था कि व्यक्ति को सबसे पहले समझाया जाता है, ठीक है, बाद में नहीं मानता है तो पैसे दे दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है दंड। अगर हम दंड दे देते हैं तो भेद का क्या औचित्य रहेगा? मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि भेद पहले आना चाहिए और बाद में दंड, कि पहले व्यक्ति का भेद जाना जाता है और बाद में दंड दिया जाता है। लेकिन ये देखो, जो लाइनें पंक्तियाँ बनाई गई है हम उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। लेकिन सोचने की बात है, कई बार अगर हम सोचने बैठ जाते हैं तो ज़रूर इसे दिमाग में आ जाता है कि भी इस प्रकार से अगर ये कैसे हो सकता है। अब नारद जो थे, नारद ने आत्मा के विषय में, नारद जो थे ना, ने आत्मा के विषय में शरद कुमारों से या शरद कुमार से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ली या शिक्षा ग्रहण की। एक लाइन ये हो गई। अहम ब्रह्मास्मि जो है उसका उद्भव होने लग गया था। और एक चीज़ और बता दें, उपनिषदों की अगर भाषा पूछ लेना बाई चांस, तो उपनिषदों की जो भाषा थी ना वो संस्कृत थी। उपनिषदों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। ये अपना धार्मिक जीवन हो गया। अब इसके बाद में हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, हालांकि आपके थोड़ा सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम अपना दिमाग थोड़ा सा विकसित करें, कोशिश करें, तो उसमें अपने क्वेश्चन भी राइट होते हैं। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बता देता हूँ, 2 या 4 मिनट की अपनी क्लास ये होगी जिसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वैदिक साहित्य का महत्व है। अगर ये बात की जाए, अगर हम उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं तो थोड़ा सा हम सोचते हैं, हालांकि ये जो मैं लिखाऊंगा वो क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपना माइंड अगर विकसित करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ कर सकते हैं। मेंस वगैरह में जब हम लिखित में क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है कि वैदिक साहित्य का क्या महत्व था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो नेताओं से हुई थी उनमें पहले थे अग्रणी राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद में योगी अरविंद एक लेख लिखते हैं, लेख का नाम होता है द सीक्रेट ऑफ वेदा। सीक्रेट ऑफ वेदा। इसके बाद में दयानंद सरस्वती, वैदिक व्यवस्था में सबसे पहले इनका नाम आया था, है ना। तिलक महोदय भी होते हैं। ये कहते हैं वेदों की ओर लौटो। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है आपका ये वाला किसके द्वारा है? वेदों की ओर लौटो, ये भी पूछते हैं, है ना। इसके बाद में एक व्यक्ति और होते हैं, छोटी सी उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन है? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ। वो
ये कहते हैं कि विश्वव्यापी जो है, पूरे विश्व में वेदांत को विश्वव्यापी प्रचार किया था इन्होंने। वेदांत जो है इसका विश्वव्यापी प्रचार किया। ये अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर जोड़ा जाए तो ये है, देखो राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज, वो अपने वेदों से संबंधित थी। योगी अरविंद जो थे ये कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ वेदा अपनी पुस्तक में कई चीज़ों का उल्लेख करते हैं। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, तो वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांत का विश्वव्यापी प्रचार करते हैं और बड़ा गौरवमय और विश्व को आलोकित करने वाला अपना जो इतिहास है और एक श्रेष्ठ साहित्य संस्कृति के हम वारिस हैं, जिसका नाभि केंद्र हमारा भारत देश रहा है ना, केंद्र बिंदु, नाभि या केंद्र बिंदु जो है वो अपना भारत देश रहा है। ये तो थी बात अपनी उत्तर वैदिक काल की। यहाँ जो अपना एक बार ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन था भाई, जो लास्ट इससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी इससे पहले ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। इसका हर परीक्षा में लगभग आता रहता है कि भी क्या था। हालांकि ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लिया है कि परीक्षा में अगर पूछ सकते हैं, कला संस्कृति के बारे में भी अगर पूछ रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो आएगा मौर्य काल। अब जो कई बार क्या होता है कि देखो पूरा इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो पूरे इतिहास में क्या होता है कि हर चीज़ टॉपिक के बाद टॉपिक आता है तो हमें कन्फर्म रहता है। लेकिन अपनी जो रीट की जो भर्ती है इसमें क्या है कि शुरू के अपने 2 टॉपिक दे दिए, सिंधु घाटी सभ्यता दे दी और वैदिक सभ्यता। उसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना है मौर्य। अब मौर्य वंश जो है वो कैसे आया, क्या आया, बच्चों का थोड़ा इश्यू रहता है जिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं कि भाई हाँ ये है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये लगता है कि मौर्य वंश कैसा आया। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं इसका बता देता हूँ इतिहास की। देखो सबसे पहले जो है वो आपकी आती है इंडस वैली। सत्ताईस से मान लो आप 2700 से 1500 का जो काल है वो आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल। इसके बाद में 1500 से लेकर 1000 BC तक आती है आपकी वैदिक व्यवस्था। ये जो लोग होते हैं ये घुमंतु होते हैं, है ना, ट्राइबल एरिया के होते हैं, ट्राइबल होते हैं, जनजाति समूह में ये रहते हैं, है ना, यायावार होते हैं, ट्राइबल जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। और ये एक जगह नहीं रुकते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, फिर अलग अलग जगह पर ये घूमते रहते हैं, है ना। और ये कहा जाता है कि आर्यों ने एक महान जो सभ्यता थी उसका विनाश कर दिया। आर्यों ने सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया। आर्यों का व्हीलर वगैरह कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आर्यों के आक्रमण से हुआ था तो सिंधु सभ्यता का पतन ये कर देते हैं, जो महान नगरीय सभ्यता थी जिसका पतन हो जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं वैदिक व्यवस्था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, लोहे की खोज। जैसे ही लोहे की खोज होती है इनका जो जीवन है वो स्थायी हो जाता है। एक स्थान, ये पहले खेती नहीं करते थे, केवल पशुपालन करते थे और पशुपालन में अपने साथ रखते थे। जैसे ही इनके जीवन में स्थायित्व आता है खेती का आरंभ शुरू हो जाता है। खेती का आरंभ शुरू होने के साथ ही ये पहले एक घुमंतु थे, यहाँ पर एक कबीला होता है, कबीले से ये जन्मे हो जाते हैं, जन में परिवर्तित हो जाते हैं और जन से ये कहलाते हैं जनपद। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में आ जाता है आपका जनपद। जनपद इसका टाइम पीरियड है अपना 1500 से 1000 और 1000 से 600 BC। लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज के साथ इनके जीवन में स्थायित्व आ जाता है ना।
स्टेबिलिटी आ जाती है और ये खेती का आरंभ शुरू कर देते हैं। कबीले से ये जन में आ जाते हैं और जन से ये धीरे धीरे छोटे छोटे जनपद बन जाते हैं। 600 से लेकर 300 BC के बीच एक परिवर्तन होता है। एक स्थान होता है मगध, और मगध जो सामरिक महत्व होता है, यहाँ हाथी बहुत मिलते हैं और लोहे की खोज जो द्वितीय नगरीकरण होता है। इसके अलावा ये उर्वरा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। और ये जनपद क्या बन जाते हैं, महाजनपद बन जाते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली होता है आपका मगध। महाजनपद बन जाते हैं और कुल महाजनपद होते हैं आपके 16 में अगर सबसे ताकतवर की बात करते हैं तो आपका है मगध। इसके लिए 3 शक्तियाँ जो है वो लालायित रहती है। 3 शक्तियाँ को शासन होता है, सॉरी लालायित नहीं रहती है, 3 शक्तियों का होता है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु है ना, अपने ये पिता की हत्या कर देते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशु को नाग द्वारा रक्षित होने के कारण शिशुनाग। इसके बाद में आता है कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। देखो रीट में ये नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले पीछे का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो आगे वाला हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और जो अन्य प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए अवश्य है। शिशुनाग वंश में के बाद में आता है नंद वंश। नंद वंश का प्रमुख शासक होता है महापद्मनंद, और अंतिम शासक होता है घनानंद। ये सर्व क्षत्रानक की उपाधि धारण करता है। क्षेत्रियों का नाश करने वाला, द्वितीय परशुराम, ऐसी ये उपाधियां धारण करता है। ये शूद्र जाति के होते हैं और इन्होंने अपना साम्राज्य काफ़ी तरीके से बढ़ाया था। लेकिन होता क्या है कि हमें कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाती है तो हम उसकी कभी कदर नहीं करते हैं। घनानंद के साथ ही ऐसा ही हुआ था कि घनानंद को पूरा का पूरा इतना विशाल साम्राज्य मिला था। ये बड़ा ही एरोगेंस या घमंडी टाइप का व्यक्ति था, और ये अपने दरबार में एक व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, चाणक्य। अगली क्लास में मैं आपको चाणक्य के बारे में डिटेल से बता दूंगा। इनकी बेइज्जती कर देता है और ये एक बच्चे को लेते हैं और उन्हें महान सम्राट बनाने की इच्छा से लाते हैं। वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या कर देता है। इसी के समय एक व्यक्ति आक्रमण करता है भारत पर, सिकंदर महान। घनानंद के समय, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 322 के आसपास माना जाता है कि ये सिकंदर जो विदेशी आक्रमण होते हैं, है ना, घनानंद के समय होता है सिकंदर का आक्रमण। फिर सिकंदर की सेना में विद्रोह हो जाता है और सिकंदर वापिस चला जाता है। बेबीलोन में इनको बुखार आ जाती है, बुखार आने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इधर जो चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपनी ट्राइबल वाली जो सेना है इकट्ठी करते हैं और धीरे धीरे मगध पर आकर पूरे भारतवर्ष पर अपना पैर जमा लेते हैं और भारत पर एक नए राजवंश की शुरुआत हो जाती है। 300 से लेकर चलता रहता है अपना मौर्य काल। 298 में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बिंदुसार आ जाता है। बिंदुसार के बाद में आपके अशोक आ जाते हैं और यहाँ स्थापना हो जाती है मौर्य वंश की। तो देखो होता क्या है, पहले एक सभ्यता थी, सभ्यता के बाद में एक घुमंतु जनजाति, एक व्यक्ति में घुमंतु रहता है और खेती करता नहीं है और पशुपालन करता है और कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, खेती करना आरंभ कर देता है और कबीलों से वो जन में आ जाता है। जन से वो जनपद बनता है और अनेक जो जनपद मिलकर फिर बन जाते हैं महाजनपद। महाजनपद कुल है आपके 16।
16वां जनपद में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली रहता है, सामरिक महत्व होते हैं, हाथी यहाँ होते हैं, लोहे की खोज हो जाती है, जो जगह है वो काफ़ी उर्वरा होती है तो खेती अच्छी होगी। इस पर 3 राजवंश शासन करते हैं। पहला होता है हर्यक, जिसमें बिंबिसार एक साम्राज्यवादी नेता होता है, फिर इसके पुत्र इनकी हत्या कर देते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश में काला अशोक है, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और इसके बाद में नंद वंश होता है, जिसका संस्थापक होता है महापद्मनंद, जो सर्व क्षत्रानक यानी क्षेत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण करता है। और फिर धनानंद या घनानंद ये बनते हैं, यही बड़े घमंडी और आतताई नाम का व्यक्ति होता है। इनके दरबार में चाणक्य रहते हैं, ये बेइज्जती करके इनको भी निकाल देते हैं, अपमान कर देते हैं, और सिकंदर इनके समय आक्रमण करता है, इसको समूल रूप से ये नष्ट कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ फिर मौर्य वंश की नींव आ जाती है। तो बच्चों, हम आगामी जो कक्षा है उसमें चाणक्य और मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।